ये कहानी बैंक में हुई उस रॉबरी की है जिसमें चोर पूरे 27 घंटे तक बैंक को लूटते रहे। चोरों ने ना ही बैंक का गेट तोड़ा, ना दीवार तोड़ी और ना ही किसी बैंक स्टाफ को डराया धमकाया। बावजूद इसके बड़े आसानी से लाखों डॉलर्स की चोरी को अंजाम दे दिया। इस बैंक का वॉल्ट पूरे फ्रांस में सबसे ताकतवर और सिक्योर माना जाता था। यही वजह थी कि ज्यादातर लोग अपने जरूरी डॉक्यूमेंट, ज्वेलरीज, गोल्ड, कैश और भी कई सारी कीमती चीजों को बैंक के लॉकर में रखा करते थे। ये तिजोरी इतनी मजबूत थी कि इसे अनब्रेकेबल वॉल्ट भी कहा जाता था। तो सवाल ये उठता है कि इतना मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम होने के बावजूद कैसे इतनी बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया। फाइंड माई फैक्ट चैनल तहे दिल से आपका इस्तकबाल करता है। 19 जुलाई 1976 मंडे का दिन था। फ्रांस के नीस शहर में सनसनी फैल जाती है जब खबर सामने आती है कि नीस के सबसे बड़े बैंक सोसाइटी जनरल बैंक का सारा पैसा लूटा जा चुका है। दरअसल हर रोज की तरह सुबह के 9 बजे सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बैंक का मेन डोर तो आसानी से खुल जाता है, लेकिन दिक्कत तब आती है जब बैंक के वॉल्ट का दरवाजा ही नहीं खुलता। हालांकि ये 75 साल पुराना स्टील का इतना मजबूत दरवाजा था जिसका वजन तकरीबन 20 टन था और उसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक लगा हुआ था। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। पहले भी कई बार इस दरवाजे को खोलने में दिक्कत आ चुकी थी। दरअसल इसके अंदर का लॉक अक्सर जाम हो जाता था, जिसे वॉल्ट बनाने वाली कंपनी की मदद से खुलवा लिया जाता था। तमाम कोशिशों के बावजूद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो बैंक के डायरेक्टर ने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी से कांटेक्ट किया। आधे ही घंटे के बाद कंपनी के एक्सपर्ट्स बैंक पहुंच जाते हैं और दरवाजे के लॉक मैकेनिज्म पर काम करने लग जाते हैं। कुछ देर बाद लॉक कंपनी के एक्सपर्ट ने पाया कि लॉक तो ठीक काम कर रहा है, बावजूद इसके दरवाजा अटका हुआ है, जबकि दरवाजे पर कोई ऐसा निशान भी मौजूद नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश की गई हो। वॉल्ट का दरवाजा ना खुलने की वजह से बैंक का ट्रांजैक्शन पूरी तरह से रुक चुका था। अब परेशानी ये थी कि कई सारे कस्टमर्स बैंक के सामने जमा होने लगे थे। भीड़ बढ़ते जा रही थी। कस्टमर को कोई बता भी नहीं रहा था कि इस देरी की वजह आखिर क्या है, और अब तो बैंक के रेपुटेशन का भी सवाल आ गया था। दोपहर तक तमाम कोशिश करने के बावजूद जब बैंक का दरवाजा नहीं खुला तब एक्सपर्ट्स ने तिजोरी के साइड वाली दीवार को ड्रिल करने का फैसला लिया। तुरंत ड्रिल करने का काम भी शुरू कर दिया जाता है। करीब दोपहर के 3 बजे तक तिजोरी की दीवार पर एक छोटा सा छेद कर लिया जाता है। सुराख करके जब अंदर झांका गया तो सभी के पैरों तले जमीन ही खिसक चुकी थी। वॉल्ट के दरवाजे को अंदर से किसी ने वेल्डिंग करके जाम कर दिया था और बैंक का वॉल्ट पूरी तरह से लुट चुका था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वॉल्ट के अंदर कोई घुसा कैसे होगा, क्योंकि इसमें जाने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वॉल्ट के अंदर जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल था। इसी दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। घंटों मुशक्कत करने के बाद दीवार के छेद को तोड़कर और बड़ा कर लिया जाता है ताकि अंदर जाकर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। जैसे ही पुलिस और बैंक के हायर ऑफिसर अंदर जाते हैं तो देखते हैं चोरों ने तिजोरी में से सभी पैसे और कीमती चीजें निकाल ली थी। लगभग 4000 सेफ बॉक्स में से 400 सेफ बॉक्स खोले गए थे, जिसमें से गोल्ड, ज्वेलरीज, कैश और भी कई कीमती चीजें गायब थी, जिसकी कीमत 20 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की थी, जिसकी आज के जमाने से कीमत 110 मिलियन डॉलर यानी 900 करोड़ इंडियन रुपीस के बराबर है। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि दीवार पर स्प्रे पेंट से फ्रेंच लैंग्वेज में चोरों ने कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब है बिना हथियार के, बिना नफरत के और बिना किसी वायलेंस के। अंदर हालात का जायजा लेते वक्त पुलिस ने पाया कि चोर तिजोरी में एक सुरंग के जरिए घुसे थे, जो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज लाइन से जुड़ा हुआ था।
चोरी को अंजाम देने के लिए कई सारे इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से कुछ इक्विपमेंट तो उस सुरंग में मौजूद थे, जैसे 27 गैस सिलेंडर, जिसे वेल्डिंग और कटिंग मशीन चलाने के लिए यूज किया गया था, एयर वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन और करीब 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल का भी इस्तेमाल किया गया था, जो कि उस सुरंग में मौजूद थी। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इन सुरागों से चोरों तक पहुंचना। ये उस दौर की सबसे बड़ी चोरी थी। फ्रांस समेत पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन और उसके सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। फ्रांस पुलिस ने पूरे जोर शोर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया था। कई महीनों तक इन्वेस्टिगेशन तो चलती रही, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं मिल रहा था जिससे चोरों तक पहुंचा जा सके। यहां तक कि फ्रांस के हर न्यूज़पेपर में इस चोरी के बारे में छापा गया और चोरों की खबर देने वाले को $1,00,000 का इनाम अनाउंस कर दिया गया था। अक्टूबर 1976 यानी चोरी के 3 महीने बाद पुलिस को किसी सोर्स से सीवेर रैट नाम के एक गैंग का पता चलता है, जो कि सुरंग बनाकर चोरी को अंजाम दिया करता था। इसलिए तुरंत उस गैंग के मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि यह गिरोह छोटी मोटी चोरियां ही किया करता था। पहले तो पुलिस को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी कि यह गिरोह इतनी बड़ी चोरी कर सकता है, लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन पर 3rd डिग्री टॉर्चर करना शुरू किया तो उन चोरों ने सब कुछ उगल दिया। इंटरोगेशन के दौरान गैंग्स मेंबर ने पुलिस को एक ऐसे शख्स का नाम बताया जो कि उनके मुताबिक चोरों का मास्टरमाइंड था। उस शख्स का नाम एल्बर्ट स्पाजियारी था, जो पेशे से एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने एल्बर्ट को अरेस्ट किया तो वो देखने में कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर से दूर छोटे से घर में रहता था। इसके आसपास पड़ोस से पता किया गया तो सबने यही कहा कि एल्बर्ट सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है। पुलिस को लगने लगता है कि एल्बर्ट जैसा आदमी इतनी बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वह उसे अरेस्ट करके उससे पूछताछ करते हैं। यहां तक कि उसे भी 3rd डिग्री टॉर्चर किया जाता है। इसके बावजूद भी वो इस चोरी से इनकार करता रहा। तब पुलिस एल्बर्ट के घर की छानबीन शुरू करती है, जहां उन्हें कुछ बंदूकें और बॉम्ब मिलते हैं। अब पुलिस को यकीन होने लगा था कि एल्बर्ट का इस चोरी में जरूर हाथ है। पुलिस एल्बर्ट को ब्लैकमेल करना शुरू करती है। अगर उसने सच नहीं बताया तो पुलिस उसके वाइफ को बंदूक और बॉम्ब रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लेगी, जिसकी वजह से उसके वाइफ को कई सालों तक सजा हो सकती है। ये सब सुनकर एल्बर्ट काफी डर जाता है और तब जाकर एल्बर्ट ये कबूल करता है कि वो ही इस चोरी का मास्टर माइंड है। पुलिस के लिए यह केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, लेकिन यहाँ जानने की बात यह थी कि इसने इतने बड़े चोरी को अंजाम कैसे दिया। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इसी बैंक में एक लॉकर रेंट पर लिया था। अपने लॉकर में डिपॉजिट करने के बहाने वो अक्सर बैंक के वॉल्ट में जाया करता था और उसे बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के वॉल्ट के अंदर जाने भी दिया जाता था, ताकि वो प्राइवेसी के साथ अपना कीमती सामान वॉल्ट के अंदर रख सके और निकाल सके। इसी का फायदा उठाकर एल्बर्ट अपने साथ एक कैमरा अंदर ले गया और वॉल्ट के एक एक कोने की फोटोज लेने लगा। वो फोटोज इसलिए ले रहा था ताकि वॉल्ट के चप्पे चप्पे को स्टडी कर सके और वॉल्ट के अंदर मौजूद हजारों सेफ डिपॉजिट बॉक्स के बारे में जान सके। एल्बर्ट इस चोरी को अंजाम देने के लिए करीब 2 साल से प्लानिंग करता आ रहा था। अब उसे वॉल्ट के अंदर जाने के लिए रास्ता तलाश करना था, इसीलिए वो एक दिन इंजीनियर के भेष में सिटी गवर्नमेंट के ऑफिस पहुंच गया और उस शहर का नक्शा निकलवाया। इस नक्शे पे सीवरेज लाइन कहाँ है और बैंक से कितनी दूर पर है, इसका अंदाजा लगाया। फिर उसने कैलकुलेशन की तो तकरीबन सीवरेज लाइन से 26 फुट का टनल खोदने पर वो सीधा बैंक वॉल्ट में निकल सकता था। अब इस काम के लिए बहुत मेहनत की जरूरत थी, लिहाजा एल्बर्ट ने शहर के एक गैंगस्टर से कांटेक्ट किया
जिस गैंग का नाम सीवर रैट्स था, और उसको सारा प्लान बताया। उस गैंग को एल्बर्ट का प्लान बहुत पसंद आया और वो राजी हो गया सुरंग बनाने के लिए। उस गैंग ने टनल खोदने का काम शुरू कर दिया था। टनल को खोदने में करीब 2 महीने लग गए, क्योंकि यह काम सिर्फ रात में ही करना था, और वो भी बगैर मशीनरी के, ताकि टनल खोदते वक्त आवाज ऊपर ना जा सके। 17 और 18 जुलाई वो दिन सैटरडे और संडे का था, जब बैंक 2 दिन के लिए बंद था। उसी बीच एल्बर्ट और उसकी गैंग वॉल्ट में घुस जाते हैं, और वो सबसे पहले वॉल्ट के दरवाजे को उसके स्टील फ्रेम के साथ वेल्डिंग कर देते हैं, ताकि दरवाजा पूरी तरह से जाम हो जाए और बाहर से कोई खोल ना सके। अब वो लोग एक एक करके सेफ डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ना शुरू करते हैं। 27 घंटे वॉल्ट में गुजारने के बाद वो लोग सेफ बॉक्स में रखे ज्वेलरीज, गोल्ड और कैश सब चुरा लेते हैं। साथ ही साथ वो इस कामयाबी का जश्न भी मनाते हैं, साथ बैठकर लंच और डिनर भी करते हैं। फिर मंडे की सुबह 5 बजे वो सभी वहां से वापस निकल जाते हैं। ये सब कुछ जानने के बाद एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां उसे जज के सामने भी अपना जुर्म कबूल करना था। जज के सामने एल्बर्ट ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। जज ने जब एल्बर्ट से लूटी गई रकम के बारे में पूछा, तो उसने एक पेपर पर कोड वर्ड में लिखकर जज को दे दिया। चूंकि एल्बर्ट काफी शातिर था, इसलिए उसने पहले से ही सारा प्लान बना रखा था। जब जज ने एल्बर्ट को अपने पास बुलाया ताकि वो पेपर पर लिखे कोड वर्ड को समझ सके, इसी दौरान एल्बर्ट जज का ध्यान डाइवर्ट करके फौरन उस कमरे की खिड़की से छलांग लगा लेता है। बाहर पहले से ही एक बाइक एल्बर्ट का इंतजार कर रही थी। एल्बर्ट तुरंत उस पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। उस दिन के बाद से कभी एल्बर्ट को किसी ने नहीं देखा, और वह हमेशा के लिए वहां से गायब हो गया। हालांकि एल्बर्ट कभी कभार पुलिस को उकसाने के लिए अपने फोटोज और मैसेजेस मीडिया और मैगजीन के जरिए भेजता रहता था, मगर वह कभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, और साल 1989 में लंग कैंसर होने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस तरह एल्बर्ट ने अपने शातिर दिमाग और 2 साल से बनाई गई प्लानिंग की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी को अंजाम दिया, जिसे उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी के नाम पर शुमार कर लिया गया। तो दोस्तों, आप इस चोरी का जिम्मेदार किसको मानते हैं? बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम या एल्बर्ट का शातिर दिमाग और जबरदस्त प्लानिंग? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।